हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड का। ठीक है, यूके बोर्ड का जो 2024 का जो सैम्पल पेपर अपलोड हुआ है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसको करने के ये फ़ायदा होगा आपका कि इससे आपको एक तो जो पैटर्न है जो इस बार एग्ज़ाम आपका यानी पेपर आने वाला है 2024 का बोर्ड का, उसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है तो थोड़े क्या पता नए क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 2024 का। ठीक है, और इसके बाद जो है हम 2023 का भी करेंगे, फिर 2022 का भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जो 2-3 पेपर हैं वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सैम्पल पेपर आपका आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बन भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पेपर सॉल्व करना है जो उन्होंने अपलोड किया है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि क्या है, अब इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो मैं आपको एक्सप्लेन हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूंगा इसको। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, एक ईएमएफ ऑफ सेल है, यानी कोई मान लो इस तरीके से सर्किट है, उसमें क्या है एक सेल लगा रखा हमने। ठीक, और सपोज पहले यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस रहा होगा, अब ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ पे कोई वायर है, इस तरीके से हमने शॉर्ट कर दी इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस हटा के वहाँ पे उसको शॉर्ट कर दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो आपको पता है शॉर्ट होने पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और जो करंट होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो V इक्वल टू आई आर अगर हम लगाएं यहाँ पे ओम्स लॉ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर 0 होगा तो वोल्टेज भी क्या जाएगा आपका 0, यानी टर्मिनल V क्या होता है आपका, टर्मिनल जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। और बैटरी का जो ईएमएफ होता है इसको ई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा, यानी जैसे शॉर्ट सर्किट होगा ना आपका टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो ये होगा, यानी बीटा रे जो है ना ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यानी ईएम वेव नहीं होती आपकी। ठीक है, ये ईएम वेव के अंदर नहीं आती है। अगर हम चेक करें कि ईएम वेव के अंदर कौन कौन सी वेव आती हैं, तो उसमें आपको एक याद रखना है, रेडियो वेव याद आती हैं आपकी। ठीक है, दूसरा आप याद रख सकते हो माइक्रोवेव, ठीक है, वो भी इसके अंदर आती है। इंफ्रारेड रे जो ये ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन में है। ठीक है, विजिबल रीजन की जो लाइट होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आती हैं आपकी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे ये भी आपकी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रे, ठीक, और गामा रे। ठीक है, गामा रे ऑप्शन बी में भी आपका। ठीक है, तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। वैसे यहाँ पे बीटा जो रे है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगना करने पर निरोधी विभव हो जाएगा। यानी कोई एक्सपेरिमेंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं हम, किसी मेटल की सरफेस में क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, यानी आपतित कराते हैं। ठीक है, अगर हमने पहले जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, और दोबारा जो लाइट डालेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है, यानी डबल कर दी हमने, तो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक, तो इसका अगर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर जो होगा मोर देन डबल होगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे मोर देन डबल होगा। ये आपको आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, कि प्रूव कीजिए कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा वो डबल हो जाएगा अगर आप फ्रीक्वेंसी को भी डबल करते हो। तो देखो इसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो हमने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी है, ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन होता है आपका, ई के यहाँ पे क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और ये फोटोन की एनर्जी होती है आपकी। ठीक है, तो ई के को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, एच न्यू माइनस फाई नॉट हो जाएगा। और अगर हम क्या करें यहाँ से वी नॉट की वैल्यू निकाले तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, है ना। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा
अब मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करूँगा तो ये इसके लिए मैं क्या इस फॉर्मूले को क्या कैसे लिख सकता हूँ, वी नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे इस वी की जगह डबल कर दूंगा यानी 2v रख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2h न्यू, है ना, अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, है ना, ये बन जाएगा आपका। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं एच न्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे से निकालूँ तो क्या आएगा, तो वी नॉट तो मेरा ऐसे आएगा नीचे, है ना, वी नॉट, और ये जो माइनस का ई वी नॉट है इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस का क्या बन जाएगा, फाई नॉट अपॉन ई इक्वल टू किसकी वैल्यू है ये, एच न्यू अपॉन ई की, ठीक है। तो एच न्यू अपॉन ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आई मेरी, ये पूरी वैल्यू एच न्यू अपॉन ई की वैल्यू आई, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा एच न्यू अपॉन ई की वैल्यू, ठीक है। तो मेरा वी नॉट क्या बन जाएगा, वी नॉट डैश टू वी नॉट, है ना, प्लस फाई नॉट अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, वी नॉट इक्वल टू 2v नॉट प्लस 2 फाई नॉट अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फाई नॉट में से 1 फाई नॉट माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 फाई नॉट बचेगा, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2v नॉट प्लस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका वी नॉट डैश, वो पुराने वाले पोटेंशियल का यानी 2v का डबल से थोड़ा ज़्यादा है, यानी उसके साथ फाई नॉट अपॉन ई भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ में इसमें फाई नॉट अपॉन ई भी ऐड होके आ रहा है, ठीक है। तो यानी मोर देन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी डबल से भी थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन डबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एनर्जी बैंड दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी बैंड दिए तो आपको इसमें इसको ऑर्डर में रखना है। तो आपको बताया कि जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए एनर्जी बैंड बिल्कुल भी जीरो होता है ना, क्या होता है, मतलब बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, और जो इंसुलेटर होता है उनके बीच में ज़्यादा गैप होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कंडक्टर वाला पहले आ जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर आ जाएगा, फिर आपका इंसुलेटर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला हम देखें, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम निकालना में हाइड्रोजन एटम का इन ग्राउंड स्टेट, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH अपॉन 2 पाई, है ना। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का निकालना है तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो h अपॉन 2 पाई, ये इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा आपका, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, ग्लास का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना देर का 3/2, कितना देर का 3/2 देर का है, और वाटर का देर का है 4/3, ठीक है। यानी वाटर का देर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3, ठीक। आपको किसका निकालना है, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, NgW निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, Ng अपॉन NW, है ना, और इसके साथ में एयर लगा देंगे आगे। तो Ang की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2, और ANW की वैल्यू कितनी है आपकी 4/3, तो ये जो 3 होगा ऊपर जाएगा तो यानी 9, और 4 इसके साथ जाएगा तो अपॉन 8, तो यानी 9/8 इसका राइट आंसर होगा। तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल डबल एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, यानी अगर हम क्या करेंगे, एक आवेशित कण का वेग को तो दुगना कर देंगे, यानी वेलोसिटी को डबल कर देंगे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर देंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जो बी है आपका उसको हाफ कर देंगे, तो उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे किसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी क्यू वी इक्वल टू होता है mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से v से v काटोगे तो यहाँ से रेडियस का जो फॉर्मूला आता है ना, किसी भी जब कोई चार्ज किसी
वृत्ताकार पथ में घूमता है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला जो आता है वो mv/bq आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका मेन फॉर्मूला रेडियस का ही होता है, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी को डबल कर दो, ठीक है। तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो आर डैश क्या बनेगा हमारा, आर डैश, तो एम बी की जगह 2b रख देते हैं, है ना, और b को क्या कर दो हाफ, तो b/2 कर दो इसको इंटू क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका जो आर डैश बन रहा है, आर डैश बन रहा है आपका क्या, ये 2 जो होता है ऊपर से चल जाएगा तो 4mv/bq बन जाएगा। और आपको पता है mv/bq, अभी हमने देखा यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, r लिख सकता हूँ, तो ये r आ गया। तो यानी जो नई रेडियस बनेगी आपकी r डैश, वो पुराने वाली की क्या होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्या है क्वेश्चन आपके पास कि एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, मान लो एक कॉइल है और इसको आपने बैटरी से लगा दिया, ठीक है, कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसके सामने क्या लाया, गैल्वेनोमीटर को लेके आया, ठीक है। तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर की जो सुई है उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, तो इसलिए होगा क्योंकि आपने बैटरी ये जो है ना, बैटरी के सामने मतलब बैटरी से जब कॉइल में करंट दिया तो इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया और मैग्नेटिक फील्ड गैल्वेनोमीटर से टच हुआ और जिसके कारण उसमें भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस, ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट जो मेन है, ये वाले क्वेश्चन है आपका सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने क्वेश्चन डाले ना, ये पहले आपके बोर्ड एग्जाम मतलब यूके बोर्ड में नहीं आते थे, सीबीएसई में आते थे। तो ये नए क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो यही आपको बताना था मेन कि आपका थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं हम, एसेप्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी कथन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकथन और कारण, ठीक है, यानी ए और आर की फॉर्म में लिखे होंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, इनमें से आपको चेक करना है कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये वाला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला सही है, बी वाला सही है, डी वाला सही है। तो ए वाले में क्या है कि जो इसके लिए ए और आर जो दे रखा है वो दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का क्या करता है, सही व्याख्या कर रहा है, यानी सही करेक्ट आंसर उसका बता रहा है, ठीक है। या ए और बी दोनों सही हैं, आर ए का सही आंसर नहीं दे रहा है, यानी ये जो रीजन दे रखा है ये ए का सही रीजन नहीं दे रखा है, ठीक है। या ए आपका सही है, आर गलत है, या दोनों ही गलत हैं। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से आपको चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, ये क्वेश्चन उसका अभिकथन, ठीक है, यानी एसेप्शन दे रखा आपको क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी आपकी, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जिसका वोल्टेज सेम होता है आपका, ठीक है, वोल्टेज सेम, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये तो आपका सही ऑप्शन, मतलब ये सही है, ये आपका मतलब इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये पहला पॉइंट तो आपका सही है। दूसरा अगर हम रीजन देखें तो वर्क डन इन मूविंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इक्विपोटेंशियल सरफेस 0, यानी किसी समविभव पृष्ठ में अगर आप क्या करोगे, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो समविभव पृष्ठ है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे ले जाने में आपको जो वर्क है कि वो 0 होगा, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो वर्क आपका क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। अब दोनों सही है, मगर यहाँ पे ना ये जो आप ये मान लो ए है आपका और ये जो आर है, ठीक है, यानी रीजन जो है वो रीजन आपका सही रीजन नहीं दिया है पहले वाले का। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो ये आपकी कौन सी लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबक वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है परपेंडिकुलर यानी लंबवत तो होती है, मगर इसके कारण नहीं होती। किसके कारण, कि वर्क डन 0 होता है, इसलिए आपकी क्या होती है, लंबवत होती हैं, ठीक है। तो यानी दोनों
क्या है, एक तरीके से गुण है किसके, यानी प्रॉपर्टी है किसकी, आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये राइट ऑप्शन जो होगा इसका, ये बी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी दोनों ए और आर सही है, मगर जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी सही से आंसर उसका रीजन नहीं है, मतलब वो सही रीजन नहीं है आपका, एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि जब हम क्या करते हैं, वाइट लाइट को पास करते हैं थ्रू प्रिज्म, इट डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, यानी आप क्या है क्वेश्चन में, यानी जो आपका अभिकथन दे रखा है, यानी एसेशन दे रखा है कि अगर आप किसी लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो वो डिस्पर्स कर देती है इनटू कलर्स में। ठीक है, तो ये सही है, यानी कोई भी वाइट लाइट आती है तो प्रिज्म क्या करता है, उसको 7 कलर में ब्रेक कर देता है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें क्या कर देते हैं, इसको डिस्पर्स कर देता है ये। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन सही है, मतलब ए जो पार्ट उसने बोला है, जो कथन दिया है वो सही है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में परिवर्तित हो जाती है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट जाती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, कि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जबकि हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है आपकी, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है आपकी, ये याद रखना, क्या होती है, सेम। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे मान लो यहाँ पे एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए सही है, आर गलत है आपका। ठीक है, तो यानी इसका कौन सा वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब ये जो अभी तक हम कर रहे थे फर्स्ट के पार्ट थे आप, अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, अभी तक जो आपका चल रहा था ना, वो आपका क्या है, पहले के पार्ट चल रहे थे आपके। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी और पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज होलो स्पेरिकल सेल। ठीक है, यानी कोई खोखले गोल या कोष के केंद्र पर आपको क्या बताना है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक विभव कितना होता है वो बताना है। ठीक है, तो कोई भी होलो स्पेयर आपका अगर है, तो उसका जो सेंटर होता है, नहीं केंद्र पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र तो 0 होता है, मगर जो विभव होता है वो सेम रहेगा, सेम मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहाँ बाहर अगर इसकी सतह में 15 है या 20 है, तो अंदर भी कितना होगा, 15 या 20 ही होगा आपका। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, मगर पोटेंशियल क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर फैक्टर ऑफ AC, यानी cos फाई की वैल्यू दे रखी है, पावर फैक्टर क्या देखे बोलते हैं हम, cos फाई, जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.5। व्हाट इज द फेज एंगल, यानी आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, फेज डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो फेज डिफरेंस मतलब आपको धारा तथा वोल्टेज के मध्य के निकालना है, कालांतर निकालना है। तो cos फाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.2 को 1/2 लिख सकते हैं, है ना। तो cos फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है cos 60 की, तो cos 60 लिख देंगे, तो cos से cos हट जाएगा, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, यानी यहाँ पे जो आपका फेज डिफरेंस होगा वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, तो ये वाले का आंसर क्या होगा आपका, 60 डिग्री होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी जो आपका क्या होता है, अर्धदिष्ट अर्ध तरंग दिष्ट का करंट जो होता है आपका, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी यानी जो निर्गत आवृत्ति होगी वो कितनी होगी, अगर उसकी निवेशी यानी इनपुट आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज, अगर उसकी इनपुट आवृत्ति यानी Vi अगर 50 है, तो आउटपुट कितनी होगी कि V0। ठीक है, मतलब V0 नहीं, न्यू नॉट। ठीक है, न्यू नॉट कितनी होगी आउटपुट, तो ये आपको इसमें ध्यान देना है, इसकी जो न्यू नॉट होगा वो सेम ही रहेगा आपका। ठीक है, यानी इसका आंसर भी 50 हर्ट्ज होगा आपका। हाफ वेव में क्या होता है, सेम ही रहता है, अगर फुल वेव होता तो डबल हो जाता, 50 का डबल यानी 100 हो जाता आपका। ठीक है, कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पे हाफ वेव में आपको ये याद रखना है, सेम ही रहेगा, अगर इनपुट अगर 50 है तो आउटपुट भी 50 रहेगा आपको। ठीक है, ठीक,
तो यहाँ तक आपके जो थे ना एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो इस वीडियो में मैंने अभी आपको इतने ही मतलब यहीं तक इसमें सॉल्व कराए हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तक, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको एक या मतलब 2-3 वीडियो के अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा आपका। तो इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपको मैं इस तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर धीरे धीरे क्या करूँगा, सॉल्व कराते रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहेगा। तो थैंक यू।